हेलो दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारत का संविधान। भारत का संविधान का इतिहास क्या रहा है, नहीं रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए चंदन एजुकेशन पॉइंट पे, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज मैं बात करूँगा कि संविधान, जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण के पहले का कहानी क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात करता हूँ संविधान। संविधान क्या है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। संविधान क्या है? द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब नियम एवं विनिमय से, मतलब ये क्या, नियम एवं विनिमय का ये संग्रह है, जिससे हमें क्या होता है कि मतलब संविधान जिससे हमारे देश चलती है, सरकारें भी चलती है, व्यवस्थाएं भी चलती है, और वह संविधान जो हमें अधिकार भी देता है और साथ ही साथ हमारे ऊपर कर्तव्य भी आरोपित करता है, वह संविधान है। अब बात करें कि संविधान क्यों ज़रूरी है, तो किसी भी देश के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और फिर और मैं बात करूं कि जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, राजा महाराजा या फिर कोई बड़े ऑफिसर अधिकारी या फिर कोई जो शासन करते हैं, वो अपने प्रजा को दबा नहीं सके, वो भी अपने एक कानून के तहत चले। वो सब अधिकारें और उस सबको लिमिटेशन, मतलब सीमित संविधान करती है, इसलिए संविधान जरूरी होता है। और कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उसका मतलब क्या है? तो देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून और व्यवस्था को लागू किया जाता है। मैं बात करता हूँ कि जो इसका जो विकास कैसे हुआ भारतीय संविधान का, तो बढ़ने से पहले इसको मैं दो भाग में बांट के हम लोग समझेंगे कि जो भाग वन है, इसका जो विकास का जो कहानी है वो 1600 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी के तक, और जो भाग टू है वो उसको समझेंगे 1858 ईस्वी से लेकर 1935 तक, 1935 तक, या फिर उसके बाद स्वतंत्रता तक का समय। तो भाग वन की बात कर लूँ तो उसमें उसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे 1600 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक, और इसमें चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं से भारतीय संविधान के उद्भव की नींव पड़ी, और ये केंद्रीकरण पे काम करता है, मतलब सेंट्रल पे काम करता है। और भाग टू पे बात करूँ तो इसमें पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1935 तक का समय, भारत सरकार का अधिनियम या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कानून है उसको पढ़ेंगे। फिर ये विकेंद्रीकरण पे काम करता है, मतलब ये एकदम गांव लेवल से काम करता है, सबसे पहले प्रजा तक, गांव तक, ग्रामीण लेवल से। मैं बात करता हूँ भाग वन में 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत और पूर्वी दुनिया में व्यापार करने की अनुमति के राइट्स के लिए यह कानून बनाया गया था। मतलब भारत का जो पूर्वी दुनिया है, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड, बैंकॉक, ये सब हो गया, तो उस सब में व्यापार करने की अनुमति के लिए, उसका अधिकार देने के लिए यह कानून बनाया गया था। और इसे महारानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की उसमें महारानी थी, एलिजाबेथ वन, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया था। कंपनी के प्रशासन चलाने के लिए एक काउंसिल, मतलब परिषद बनाया गया, जिसका हेड गवर्नर होगा, जिसका जो मतलब हेड होगा वो गवर्नर होगा। और इसमें 24 सदस्य थी, 24 सदस्य प्लस एक गवर्नर, टोटल 25। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ 1726 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। AD मतलब एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ उसके बाद का समय ईस्वी कहलाता है, जिसको AD भी बोलते हैं, और अभी इसको बोलते हैं कॉमन एरा। इसमें क्या हुआ कि इसमें कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी सिटी थी, उसमें जो प्रेसिडेंसी शहर थे, उसके गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। इसके पहले विधि इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते थे। इससे पहले जो कानून बनाता था वो इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते थे। मैं बढ़ता हूँ 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी से पहले क्या हुआ उसको समझ लेते हैं कि जो प्लासी का युद्ध है, उसमें वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ, जिसमें अंग्रेजों का ये विजय हो जाता है, जिसमें बंगाल के शासक, बंगाल में ये हुआ था, पलासी नामक स्थान पे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, इसमें भी अंग्रेज लोग बंगाल को जीत जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब 1764 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही पावरफुल हो जाता है। फिर 1765 में गवर्नर, उसमें के जो गवर्नर थे प्लासी युद्ध के समय, वो रॉबर्ट क्लाइव थे।
उसने तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के मुगल बादशाह आलम द्वितीय, जो अंतिम जो मुगल बादशाह था आलम द्वितीय, उससे एक संधि की। उसमें क्या किया गया कि जो मतलब बात करो, इसमें इलाहाबाद की पहली संधि किया गया 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राइट ऑफ प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली। इसमें मतलब वहाँ पे वो अपना राजस्व ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रेसिडेंसी से। फिर आगे क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को भारत में अंग्रेज़ नवाब कहा जाने लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी है, जो उसका मेंबर है, उसको भारत में अंग्रेज़ नवाब का उसको अंग्रेज़ नवाब कहने लगा, मतलब जो भारतीय लोग अंग्रेज़ नवाब कहने लगे उसे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक शक्तिशाली होने पर ब्रिटेन शासन ने चिंता जताई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, कि जो महारानी एलिजाबेथ थी, उसे 15 वर्षों का व्यापार करने का अनुमति दिया गया था, ना कि राजनीतिक मामले में दखल देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब नियंत्रित या रेगुलेट करने के लिए, ब्रिटेन ने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। और उसमें जो ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नाप थे, जो गुप्त समिति के मेंबर थे। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया, प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या प्रोविज़न है, उसके बारे में बताता हूँ। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ, मतलब संसदीय रेगुलेटिंग शुरू हुआ, कंट्रोल शुरू हुआ। और बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल हो गया। तो मैं बात करूँ कि जो उसमें का जो गवर्नर था रेगुलेटिंग एक्ट का, वो था वारेन हेस्टिंग्स था। और जो वो बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया, वारेन हेस्टिंग्स है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें क्या हुआ, इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। शासन चलाने के लिए 4 सदस्य समिति का गठन किया गया, मतलब परिषद काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य रहेंगे और एक हेड गवर्नर रहेगा, टोटल 5। इसमें निर्णय में क्या होता था कि जो जिसमें ज़्यादा पक्ष में मतलब जिसमें बहुमत ज़्यादा होगा उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो परिषद के निर्णय को, अगर परिषद किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है तो उसमें गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब जिस तरह का जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का बात मानने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति बाध्य है, उसी तरह गवर्नर जनरल भी बाध्य होगा परिषद के निर्णय को। और परिषद को 1 मत और गवर्नर जनरल को 2 मत दिया गया, सामान्य मत और अध्यक्ष मत। और इसी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका प्रावधान किया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। और इसमें 4 सदस्य थे। एक थे चीफ जस्टिस, जो थे पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे, और 3 और सदस्य थे, चेम्बर्स, लिमिस्टर एंड हाइड। इसमें क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अपील है वो यहाँ पे नहीं, वो ब्रिटेन में की जाती थी, प्रिवी काउंसिल में। जो इंग्लैंड में है वहाँ पे किया जाता था अपील, यहाँ पे भारत में नहीं। मैं इसके बाद बात करता हूँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया कि जो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है तो उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है कि उसमें हम संशोधन करके इसमें कुछ भी नए नियम कानून जोड़ सकते हैं जो कहीं छूट गया होगा तो। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्राधिकार दिया गया। जो पहले वहाँ पे राजस्व अर्जन करने के जो काम किया करते थे, अब वहाँ पे वो कानून बना के अपना एथी लागू कर सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया कि जो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसमें संशोधन किया गया, उसी से ये बना पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को, कामों को अलग कर दिया गया। जिससे व्यापारिक कार्य, इसे देखने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया, जिसमें 24 सदस्य थे। और राजनीतिक कार्य जिसका कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, और इसका पहली बार गठन किया गया, और जिसमें 6 सदस्य होंगे। और इनकी नियुक्ति सम्राट, जो ब्रिटिश का जो राजा होगा, वो इसका नियुक्ति करेगा। और इसमें क्या कौन से मामला देखे जाएगा, जैसे राजस्व संबंधी कामों को इसमें देखा जाएगा। और भारतीय उपनिवेश के 2 शासक होंगे, मतलब जो भारत में अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसमें 2 शासक होंगे, एगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एगो होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसे जैसे हम द्वैध शासन भी बोलते हैं, जैसे अभी भारत में भी द्वैध शासन प्रणाली ही है, जैसे सेंट्रल है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। और इसमें सदस्यों की संख्या 1 कम कर दी गई।
जिस प्रकार से 17 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में एक मेंबर, इसमें 4 सदस्य समिति का गठन किया गया था, 1+4 टोटल 5, तो इसमें एक कम कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में एक सदस्य कम कर दिया गया, टोटल हो गए 4, एक हेड रहेंगे मतलब गवर्नर जनरल होगा और 3 अदर मेंबर रहेंगे। और परिषद का जो निर्णय होगा वो गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी नहीं होगा। पहले क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या जो परिषद निर्णय लेगी उसे गवर्नर जनरल को मानना होगा, लेकिन इसमें कोई बाध्यकारी नहीं होगा, इसे मानना ये जरूरी ये नहीं रहा। और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे कभी कभी, जैसे अभी कैसे होता है कि किसी को बोनस दिया जाता है या किसी प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, तो उस तरह कर्मचारियों को उपहार देने पर ये रोक लगा दिया गया। और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई कि जो अंग्रेज है, जो भारत में अगर किसी प्रकार का अवैध काम करते हैं, कानून को उल्लंघन करते हैं, तो उसे इंग्लैंड में उसका सजा दिया जाएगा। उसमें एक कोर्ट का स्थापना किया गया इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। फिर आता है 1786 का सेवा संशोधन अधिनियम, जो जीजी मतलब गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया और अपना निर्णय लागू करा सकता था। इसमें प्रावधान किया गया कि वो जो गवर्नर जनरल होगा वो अपना निर्णय लागू करा सकता है। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, मतलब केंद्रीकरण को, अब यही कंट्रोल करेगा पूरा। अगर इसमें थोड़ा सा मैं इसमें देख सकूं कि इसमें देखिए 1773 ईस्वी के बाद फिर कंपनी को 20 वर्ष का अधिकार दिया गया काम करने के लिए। फिर उसके कामों को फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1813, फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1833, फिर 1853। इस प्रकार से 20-20 सालों के लिए इसके कामों को बढ़ा दिया गया। अगर मैं 1793 के चार्टर अधिनियम का बात करूँ तो इसमें कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जिस प्रकार से भी आपने ऊपर देखा कि कामों को 1773 ईस्वी से 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, फिर 1793 में फिर 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया कि जो कानून बनाया जा रहा है वो 20 साल तक चलेगा, फिर जो भी काम करना है 20 साल के बाद फिर नया चेंजेस किया जाएगा। तो कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई कि जो कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबर होंगे या कर्मचारी होंगे उसको जो वेतन दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, वो भारतीय राजस्व, जो भारत से जो अर्जन किया गया जो टैक्सेस होगा, राजस्व होगा, उससे देने की व्यवस्था किया गया। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात अन्य भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, लेकिन चाय का व्यापार सिर्फ चीन के साथ अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ, जैसे पुर्तगाल्स भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रांस भी आए थे, तो वो सब बहुत सारे व्यापार भी करते थे। ये पहले क्या था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो चीन में जो चाय का जो व्यापार किया जाता है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। और इसमें जो ब्रिटिश जो किंग थे, राजा थे, उसमें क्या किया गया कि जो संप्रभु मतलब अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी अधिकारी की नियुक्ति बिना अनुमति के नहीं करेगी। जो ब्रिटिश राजा है वो उसमें बताया गया कि बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें किसी भी अधिकारी की नियुक्ति बिना अनुमति के, उनसे मतलब बिना पूछे हुए नहीं कर सकता है कंपनी में। और ब्रिटिश को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई कि ब्रिटिश लोग हैं भारत में अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया ये 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। और भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। मतलब अगर किसी को अगर पढ़ने की रुचि है या फिर अच्छा पढ़ रहा है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए भारत में ऐसा कानून बनाया गया। और कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे इस प्रकार से भी आपने देखा कि 1813 से 1833, फिर 1833 से 1853, इस प्रकार से 20-20 सालों के लिए इसके कामों को बढ़ा दिया गया। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस समय का जो गवर्नर थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के समय में, इसी के साथ में राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। और अब इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये भी विलियम बेंटिक ही था। अब भारत के पास गवर्नर जनरल को असीम विधायी शक्तियाँ दी गई
और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उसमें चार्टर अधिनियम में बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते थे, सिर्फ वही कर सकते थे, उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। और पुनः इसमें सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई। जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट में 4 था उसी प्रकार से इसमें फिर से कर दिया गया 4 मेंबर, टोटल 5, एक गवर्नर जनरल होगा और एक 4 अदर मेंबर होंगे। और जो चौथा मेंबर होगा, सदस्य होगा, वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होगा, मतलब और वो नहीं होगा, और 3 अदर सदस्य होंगे। और जो चौथा सदस्य होगा उसे कानून में मतलब एक्सपर्ट होना पड़ेगा, लॉ एक्सपर्ट होगा। और जो 3 सदस्य है वो कार्यपालिका होगा। अगर मैं बात करूँ कि जो चौथा सदस्य उस समय थे 1833 में, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। और इसमें जो काम कैसे किया जाता था, तो जो गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य मिलके कार्यपालिका के रूप में काम करते थे। और जो गवर्नर जनरल है और प्लस एक जो सदस्य है, मतलब वो जो लॉर्ड मैकाले है, वो विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने का काम क्या करते थे। और इसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए, मतलब सिविल सर्विस के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे समाप्त कर दिया गया। जैसे अभी यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसे एक शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे समाप्त कर दिया। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने का व्यवस्था की गई। कहने मतलब जो नेपोटिज्म है उसे समाप्त कर दिया गया, और अब एग्ज़ाम के द्वारा प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन के द्वारा एग्ज़ाम जो देगा, जो अच्छा से पास करेगा, उससे ही वहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा इस कंपनी में। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, क्योंकि उसमें जो कानून जो विधाता थे, वो कानून जो एक्सपर्ट थे, वो लॉर्ड मैकाले ही थे। तो उसी ने एक मैकाले समिति की नियुक्ति की और इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का आरंभ किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सदस्यों की संख्या 6 कम कर दी गई। पहले जो 24 मेंबर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, अब उससे 6 कम कर दिया गया, अब 18 हो गए। 18 सदस्यों में से 6 सदस्य है वो ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करता था। ब्रिटिश का जो राजा होता था, वो ब्रिटिश का राजा या महारानी जो हुआ करती थी, वो 6 मेंबर को मनोनीत करेगा, नियुक्त करेगा। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। और क्योंकि जो पहले 4 मेंबर थे, अब उसमें 8 मेंबर और जोड़ा गया, मतलब 12 सदस्य, जिसमें विधान परिषद, इसका स्वरूप कुछ आज भी है। जो विधान परिषद है उसका स्वरूप आज भी भारत में है। अभी भी 6 राज्य में विधान परिषद है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है। और इसमें लो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है सिलेक्टेड परमानेंट। इसमें जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका परिषद का जो मेंबर हुआ करते थे उसको परमानेंट सिलेक्टेड किया जाता था। और बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की गई, क्योंकि अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो तो 1833 में वो तो भारत का बन गया था, जिस कारण से अब इसे बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति किया गया। मैं बात करता हूँ 1858 का चार्टर अधिनियम। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें के जो लॉर्ड गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये जो कानून है, ये भारतीय शासन को अधिक अच्छा बनाने हेतु यह कानून बनाया गया था। भारत को अच्छा से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कानून का व्यवस्था किया गया था। और इसमें जो ब्रिटिश के, इंग्लैंड का जो पीएम थे लॉर्ड डर्बी थे और महारानी विक्टोरिया थी। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो 2 द्विवेद शासन जो स्टार्ट किया गया था उसे बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर क्षेत्र और राज्य संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजाओं को, मतलब राजशाहों को हस्तांतरित कर दिया गया। जो गवर्नर क्षेत्र है, मतलब जो गवर्नर या फिर जो राजस्व मामले, जो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उसको देख रेख करते थे, अब ब्रिटिश राजशाहों को, मतलब ब्रिटिश का जो राजा या महारानी होगी उसको दिया गया और वो उसका देख रेख करेंगे। मतलब कहने वाला जो भारत का जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उससे लेकर, मतलब कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश के राजा और महारानी को दिया गया। और
1858 ईस्वी का जो प्रावधान है इसमें क्या किया गया कि 1784 ईस्वी का जो द्विवेद शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। और भारत का शासन चलाने के लिए इसमें एक सचिव का मतलब भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, मतलब जनरेट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया मतलब भारत का राज्य सचिव उसमें बनाया गया। और वो जो भारत का जो राज्य सचिव होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब जो काम करेगा वो ब्रिटिश संसद के अंतर्गत काम करेगा। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति थी। और 1858 ईस्वी का अधिनियम के तहत ये जो गवर्नर जनरल का जो नाम है उसका बदल कर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज में अपलोड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में फिर पार्ट 2 में मैं मतलब बहुत ही जल्द उपलब्ध करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।